नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी चल रही है जिसका नाम है गरीबी का कहर। और इसके दोस्तों 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। गहना अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे सोता छोड़ धन्नो चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। श्यामा आंगन में रखे लोटे को उठाकर पिछवाड़े जाकर हल्की हो आई। मंजन उठाकर दांत साफ किए और मुंह हाथ धोकर गहना को उठाकर लाली को गोद में उठाकर दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। अम्मा के तेवर देख धन्नो समझ गई कि अम्मा ने आज फिर से मौन व्रत धारण कर लिया है। सभी के लिए चाय गिलासों में उड़ेल कर धन्नो ने 2 गिलास उठाए और झोपड़ी के अंदर चली गई। बापू को आवाज लगाकर उसे उठाया और सहारा देकर बैठा दिया। बापू, चाय पी लो, कहकर उसके हाथ में गिलास पकड़ा दिया। अम्मा, तेरी चाय यहाँ रखी है, पी ले, कहकर बापू की चारपाई के पाए के पास रखे गिलास से कटोरी हटाकर देखने लगी। बापू, रात चाय ना पी तूने, कहकर वो बाहर चली गई। गहना भी मुंह हाथ धोकर चाय के साथ रोटी खा रही थी। चल जल्दी से खा पी ले, फिर निकलते हैं, कहकर धन्नो चाय का घूंट भरने लगी। धन्नो, अम्मा बात काहे ना कर रही है? गहना, कल रात का हुआ तू जानत है, फिर काहे घड़ी घड़ी एक ही बात करती है? धन्नो, आज बात ना की तो समझ ले जिंदगी भर का रोना है तेरी किस्मत में लिख लिख दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं गहना। एक बात कहें गहना, पप्पू के शहर जाने से पहले उसके बापू ने अम्मा और बापूजी से मेरा हाथ मांगा था। कहा कह रही है धन्नो? तो फिर काहे बापू ने चाचा को हाँ नहीं बोला? गहना, बापू ने मना तो नहीं किया था, बस महावीर चाचा को बोल दिया कि अभी धन्नो छोटी है, कुछ बरस के बाद उसके ब्याह की सोचेंगे। तुझे किसने बताया? बीती रात अम्मा ने बताया था। बातें तो मैंने भी सुनी थी धन्नो, जब तूने भी राज सिंह से शादी के लिए हाँ बोली थी। गहना, तो हम क्या करते? अम्मा अभी कुएं में कूद कर जान देने की धमकी दे रही थी, और कभी माहौर खाने की, और बापू तो जीने की आस ही छोड़ बैठे थे। ऐसे में हम बापू को हाँ नहीं कहते तो क्या कहते? चल, टोकरा उठा कर ले आ, हाट के लिए निकलने में देर हो रही है। धन्नो, तू क्या पत्थर की बनी हुई है? तेरे कलेजे में पीड़ा नहीं होती? जब समय विपरीत होता है तो ऐसा ही होता है गहना। वो ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में जो लिख दिया है वही तो मिलेगा। हमारे चाहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब उठ जा, सूरज सिर पर आने वाला है। पिछली रात सभी के लिए भारी थी, खासकर धन्नो के लिए। उसके आने वाला जीवन क्या मोड़ लेने वाला है वो जान चुकी थी। दिल पर पत्थर रखकर रोजमर्रा के काम को पूरा करने के लिए वो हाट पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी पूरी रात रोते हुए गुजरी थी। घर के हालात उससे छुपे नहीं थे। अपने बापू की हालत और मजबूरी से वो भली भांति परिचित थी। चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए अम्मा को आवाज लगाकर, अम्मा, हम जा रहे हैं, कहकर धन्नो जैसे ही घर से निकली, सामने भूप सिंह को घर के सामने सुबह सवेरे देखकर चौंक गई। राम राम चाचा, कहकर धन्नो ने गहना का हाथ थाम लिया और जल्दी से वहां से निकलने लगी। राम राम धन्नो, इतनी सवेरे सवेरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? धन्नो के कुछ कहने से पहले ही गहना बोल उठी। वो कहा है ना चाचा, पहले महावीर चाचा के खेतों की ओर जाएंगे, फिर ताजी सब्जियां टोकरी में भरकर हाट में बेचने जाएंगे। ना ना बिटिया, अब काहे इतना बोझा उठाकर हाट पर जाना है? तुम दोनों अंदर चलो, मुझे इस बारे में तुम्हारे बापू से बात भी करनी है। चाचा, बापू अंदर हैं, आप भीतर जाओ, हमें तो देर हो रही है, कहकर धन्नो वहां से जाने लगी। मैंने जो कहा तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया? आज से कोई हाट पर सब्जी बेचने नहीं जाएगा। भूप सिंह के तेवर देखकर धन्नो भीतर ही भीतर कांप रही थी। उसने गहना का हाथ थामा और घर के अंदर चली गई। छगन, भूप सिंह ने घर के आंगन में आते ही आवाज लगाई। आ रहे हैं मालिक, कहते हुए छगन बाहर आ गया। मालिक, इतनी सुबह सवेरे, सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। छगन, आज के बाद तेरी छोरियां हाट पर सब्जी बेचने नहीं जाएंगी। सरकार, अगर हाट पर नहीं जाएंगी तो घर कैसे चलेगा? भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। आप खड़े काहे हैं सरकार? ए धन्नो,
जरा चारपाई पर साफ चादर बिछा दे। रहने दे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए भूप सिंह चारपाई पर बैठ गया। और हाँ, आज से धन्नो हाट पर नहीं जाएगी। धन्नो क्या, कोई भी हाट पर नहीं जाएगा। कहते हुए अपने कुर्ते की जेब से 10,000 रुपये निकाल कर छगन को पकड़ा दिए। अभी ये रख, तेरे काम आएंगे। और हाँ, बनिए की दुकान से हर महीने का राशन तेरे घर पहुंच जाएगा। तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख छगन, इधर उधर की बातें करने का कोनो फायदा नहीं है। मैंने तुझसे कल कुछ पूछा था, तूने बात की श्यामा से? सरकार, हमको तो कोई परेशानी नहीं है, पर क्या हुआ? छगन, अगर कोई परेशानी है तो बात पूरी कर। सरकार, गांव में लोग कहे कि राज सिंह बाबू को मिर्गी के दौरे आते हैं, बस यही बात परेशान कर रही है। छगन की बात सुनकर भूप सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। छगन, मेरे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले की मैं जुबान खींच लूंगा। तेरे घर धन्नो का रिश्ता लेकर आ गया और तू अपनी औकात भूल बैठा। मालिक, ऐसी कोनो बात नहीं है, बस श्यामा के मन में जरा सी शंका थी। भूप सिंह श्यामा की तरफ देखते हुए चारपाई से उठकर खड़े होकर उसके सामने जाकर खड़े हो गई। देख श्यामा, धन्नो मेरी बेटी जैसी है, मैं भला उसके साथ अन्याय कैसे करूँगा? राज सिंह को शक्कर की बीमारी है, कभी कभार शक्कर कम हो जाती है तो चक्कर आ जाता है। मेरी बात का विश्वास ना हो तो बैद जी से जाकर पूछ ले, उनकी बात पर तो तू विश्वास करे। मालिक, ऐसी कोनो बात नहीं है, बस धन्नो के भविष्य को लेकर चिंतित थी। देख, तुझे जबान देता हूँ, धन्नो को हवेली में खाने पीने कपड़े लत्ते की किल्लत कभी नहीं होगी। जेवर गहनों से लदी जब तेरी बेटी तुझसे मिलने आएगी, तब तुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा? अब इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दे श्यामा। श्यामा कभी धन्नो को तो कभी छगन के चेहरे की तरफ देखने लगी। धन्नो आंखें नीची किए अपने पैरों के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही थी। गहना धन्नो का हाथ थामे माँ के फैसले का इंतजार कर रही थी। श्यामा की चुप्पी सभी को खल रही थी। छगन श्यामा के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे झोपड़ी के अंदर जाने का इशारा करने लगा। जैसे ही श्यामा अंदर जाने लगी, भूप सिंह ने उसे आवाज लगाकर रोक दिया। श्यामा, अंदर जाने की कोनो जरूरत नहीं है, तेरा फैसला मुझे समझ आ गया है, मैं चलता हूँ, कहकर वहां से जाने लगे। उनको बाहर की ओर जाता देख धन्नो ने ठंडी सांस भरी और गहना की तरफ देखने लगी। धन्नो, तू बच गई रे, कहते हुए गहना अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। मालिक, जरा ठहरे, ऐसी कोनो बात नहीं है, राज सिंह बाबू का रिश्ता हमें मंजूर है सरकार। श्यामा झट से बोल उठी। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस थोड़ी सी दुविधा थी, अब ऐसी कोनो बात नहीं है। भूप सिंह के आगे बढ़ते हुए कदम श्यामा की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गए। छगन, फिर आज से धन्नो हमारी हुई, पंडित जी से पूछकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर फेरे करवा देते हैं। राज सिंह की माँ को जाकर खुशखबरी देता हूँ। अब तूने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है तो फिर ये ले। कहते हुए भूप सिंह ने नोटों की एक गड्डी छगन के हाथ में थमा दी। मालिक, हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखते हुए छगन हाथों में लेकर उसे तोलने लगा। उसे ऐसा करते देख भूप सिंह हंसने लगा। 40,000 हैं, ऊपर से और दूंगा, और ब्याह का सारा खर्च मैं करूंगा। तेरे को एक पाई नहीं खर्च करनी, ब्याह बड़ी धूमधाम से हवेली में होगा। हंसते हुए भूप सिंह छगन के घर से बाहर निकल गया। भूप सिंह के बाहर निकलते ही धन्नो कभी अपनी अम्मा को कभी अपने बापू के चेहरे की तरफ देखने लगी। बापू, तूने मेरा सौदा कर दिया है, 50,000 में बेच दिया हमको। सौदा? हैरानी जताते हुए छगन धन्नो की तरफ देखते हुए कहने लगा, राज करेगी हवेली में जाकर तू। ये तो भला हो मालिक का जिसको हमारा ध्यान आ गया, वरना राज सिंह बाबू के लिए रिश्तों की क्या कमी है उन्हें। बापू, सौदा तो हुआ है हमारा, हम तो हाँ कह दिए थे, फिर काहे उनको इतनी रकम ली? हमारा गुजर बसर तो हो ही रहा था ना। हम का गाय बकरी हैं जो पैसे दे गले में रस्सी डालकर हाँक कर ले जाए। कहते हुए धन्नो सुबकने लगी। ऐसा नहीं है धन्नो, हम जो किए अपने परिवार की भलाई के लिए किए हैं। तू हमारी प्यारी बेटी है, हम कोई मालिक से पैसे नहीं मांगे,
वो खुद ही हमें देकर गए हैं तेरे कपड़े लत्ते के वास्ते। कहते हुए छगन निढाल होकर चारपाई पर गिर गया। बापू, ऐसा है तो काहे नहीं कर लेते कहीं और रिश्ता। हम तो उनके आगे हाथ नहीं जोड़े कि हमारी धन्नो को अपने बहू बना लो। गहना गुस्से में बापू से कहने लगी। चुप कर गहना, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। बापू और मैं कभी तुम दोनों को बुरा नहीं चाहते। अम्मा, अभी कल तक तो तू इस बात से बापू से झगड़ा कर रही थी, अब अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। चुप कर गहना, देख नहीं रही तेरे बापू की हालत खराब हो रही है। कहते हुए श्यामा छगन को उठाकर घर के भीतर ले गई। अगले ही दिन भूप सिंह ने पंडित जी को हवेली में आने का संदेशा भेज दिया। पंडित जी भूप सिंह के हुक्म को सुनते ही सुबह सुबह हवेली पहुंच गए। रत्ना पंडित जी को बड़े आदर के साथ बैठक में बिठाकर चली गई। कुछ देर पश्चात भूप सिंह ने अपनी पत्नी शकुंतला के साथ बैठक में प्रवेश किया। शकुंतला ने रत्ना को इशारा किया और वो पंडित जी के लिए दूध और फल मेवे से भरी थाली उनके सामने रखकर चली गई। प्रणाम पंडित जी, कहकर दोनों उनके सामने सोफे पर बैठ गए। प्रणाम यजमान, कहें कैसे याद किया। पंडित जी, राज सिंह की शादी तय कर दी है, बस एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो यजमान। कन्या किस परिवार की है। पंडित जी, यूं समझ लीजिए अपने ही घर की छोरी है। आप छगन को तो जानते हैं, उसी की बड़ी लड़की धन्नो के साथ रिश्ता तय किया है। छगन छगन का नाम लेते हुए पंडित जी सोच में डूब गए। उन्हें यूं सोच में देखकर भूप सिंह उनसे पूछने लगे, क्या हुआ पंडित जी, क्या सोच रहे हो ऐसे। कुछ नहीं, सरकार बुरा ना माने तो एक बात कहे। हाँ हाँ कहे। मालिक, कहाँ आप और कहाँ गंगू तेली। बुरा ना माने मालिक, पर ये गठजोड़ कुछ ठीक नहीं है। आप हुक्म दे, राज सिंह बाबू के लिए एक से बढ़कर एक योग्य कन्या ढूंढ सकता हूँ। आप जानते हैं आसपास के 10 गांवों के लोग जजमानी के लिए मुझे ही बुलाते हैं। अभी तो कल ही पड़ोस के गांव में चंद्रप्रकाश बाबू के यहाँ घर जजमानी करने के लिए गया था। ठाकुर साहब तो मुझे अपनी बेटी अनुराधा के लिए किसी अच्छे कुल के योग्य वर को ढूंढने के लिए कह रहे थे। आप आज्ञा दे तो राज सिंह बाबू की बात वहाँ चला सकता हूँ। रुपये पैसे के मामले में आपसे पीछे नहीं तो आगे भी नहीं है। मुझसे कह रहे थे कि 100 एकड़ की जमीन बिटिया की शादी में दे देंगे। पंडित जी, आप मुझे जानते हैं, रुपये पैसे का लालच मुझे नहीं है। बस किसी गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाना चाहता हूँ जो आकर राज सिंह के साथ घर संभाल ले। पर मालिक, जिस काम के लिए बुलाया है वह कीजिए, बाकी क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो हम पर छोड़ दे। एकाएक भूप सिंह की आवाज़ कर्कश होते ही पंडित जी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। पंडित जी, खड़े होने की जरूरत नहीं है, आराम से सोफे पर बैठ जाओ। जैसा आप उचित समझे मालिक। शादी ब्याह की बात थी, बस यूं ही जुबान फिसल गई थी। पंडित जी, राज सिंह की पत्रिका तो ये रही, धन्नो की पत्रिका तो नहीं है, पर छगन ने उसके दिन और समय हमें बता दिया है। ठीक है यजमान, आप समय और तारीख बता दें, मैं धन्नो की कुंडली अभी बना देता हूँ। धन्नो 20 फरवरी दोपहर के समय हुई थी। सरकार, धन्नो के जन्म का समय ठीक से बताइए, नहीं तो कुंडली ठीक नहीं बनेगी। पंडित, अब सही समय कौन सा है हम कहाँ से जाने। छगन ने दोपहर का वक्त बताया है। अब अनपढ़ लोगों को क्या पता कि बच्चे के जन्म के समय भी याद रखना होता है। भूप सिंह ने के तेवर देख पंडित जी की बोलती बंद हो गई थी। सरकार, आप सही कहे हो, तभी तो मैंने आपसे कहा था। कहाँ राजा भोज। पंडित जल्दी से कुंडली बनाकर शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे। मालिक, बस 10 मिनट में धन्नो बिटिया की कुंडली बनाकर शुभ मुहूर्त निकालता हूँ। पंडित अपनी पोथियों को खोलकर धन्नो की कुंडली बनाते हुए हाथों की उंगलियों पर गणना करने लगे। मालिक, मैंने मैंने मध्याह्न का समय लेकर धन्नो बिटिया की कुंडली बनाकर राज सिंह बाबू से मिलान कर लिया है। कुंडली के हिसाब से धन्नो के जीवन में पति सुख नहीं है। आप यहाँ ब्याह ना करें तो अच्छा होगा। बड़ी धीमे स्वर में उन्होंने अपनी बात कही। हाय दैया, ये क्या कह रहे हो पंडित जी। शकुंतला, जो अभी तक चुपचाप बैठी अपने पति और पंडित जी की बातें सुन रही थी, पंडित जी की बात सुनते ही बोल उठी।
सही कह रहे हैं ठकुराइन, दोनों का कोई जोड़ नहीं। शकुंतला और पंडित जी की बात सुनकर भूप सिंह का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। पंडित, लड़की की कुंडली में पति सुख नहीं है, तू यही कह रहा है ना? गुस्से से फुफारते हुए भूप सिंह ने कहा। जी मालिक, यही कह रहा हूँ। भूप सिंह के तेवर देखकर पंडित जी भी थोड़ा सा घबरा रहे थे और थर थर कांपने लगे। पंडित, तो इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है? मेरे बेटे की कुंडली में तो औरत का सुख है ना। पंडित, जवान लड़का है, दिल अपना ब्याहता से लगाए या मासूका से, क्या फर्क पड़ता है? अपने वंश को चलाने वाले के खातिर छगन के घर रिश्ता लेकर गया हूँ कि सीधे साधे लोग हैं। देख पंडित, अगर किसी भी तरह की उल्टी सीधी बात गांव में मेरे बेटे के खिलाफ फैलाई तो समझ लियो, तेरा दाना पानी इस गांव से ही नहीं, आसपास के सभी गांवों से उठ गया। हुजूर, आप सही कह रहे हैं। राज सिंह बाबू की कुंडली में औरत का सुख है। आप अगले साल 14 माघ को दोनों का ब्याह कर दें। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। भूप सिंह के तेवर देखकर पंडित जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए फटाफट शुभ दिन भूप सिंह को बता दिया, पर अंदर ही अंदर उन्हें अपने इस कृत्य से घृणा हो रही थी। आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया था। पंडित जी, उससे पहले की कोई तारीख निकालें, उसमें तो अभी 3 महीने बाकी पड़े हैं। शकुंतला पंडित जी को कहने लगी। मालकिन, उससे पहले तो कोई मुहूर्त नहीं निकलता। अगर फिर भी आप कहते हैं तो दोबारा देख लेता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे। माघ की 14 तारीख ठीक है। मेरे इकलौते बेटे का ब्याह है, 3 महीने तो तैयारी में निकल ही जाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं छगन को संदेशा भेज देता हूँ। पंडित जी को दान दक्षिणा देकर भूप सिंह ने उन्हें विदा किया। पंडित के जाते ही शकुंतला भूप सिंह के पास आकर बैठ गई। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब कुंडली नहीं मिलती तो काहे किसी गरीब की छोरी के साथ अन्याय कर रहे हो? और संकट सिर्फ धनों के ऊपर नहीं आएगा। धनों के भाग्य में आदमी का सुख नहीं है, यही पंडित जी कह रहे थे। राज सिंह के बापू, मैं तो कहूँ छगन को मना कर दो। अपने राज सिंह के लिए क्या लड़कियों की कमी है? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। अरे बावरी हो गई है का? धनों के भाग्य में पति का सुख नहीं है, पंडित ने यही तो कहा है। जमींदारों के लड़कों का दिल क्या लुगाई से भरता है? तू समझ ले, धनों के साथ उसका ब्याह सिर्फ वंश बढ़ाने की खातिर कर रहे हैं। एक बार हमारी गोद में पोता आ जाए, उसके बाद धन्नो हवेली के किसी कोने में बैठी रहेगी। और जहाँ तक राज सिंह की बात है, ये तो तू भी जानती है कितना रंगीन मिजाज है तेरा छोरा। सब जानती हूँ, उसको और आपको भी। वो तो दुनिया भर में आपकी जग हंसाई ना हो, खून का घूंट पीकर मुंह में ताला लगाकर बैठी हूँ। मैंने तो जैसे तैसे काट ली, पर धन्नो आज की छोरी है। माना एक गरीब घर की है, लड़की है, पर राज सिंह के बारे में सब कुछ जानने के बाद, उसे बहू बनाकर लाने के बाद उसके साथ ऐसा करना उचित होगा क्या? मैं श्यामा को क्या मुंह दिखाऊंगी? रिश्ते में हमारी दूर की बहन है। शकुंतला, तू बात यही खत्म कर। उसे कितना अपनी बहन समझती है ये सब हम जानत हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। बेकार में अपने दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू आज ही 2-4 जोड़े कपड़े और कंगन की जोड़ी धन्नों के लिए लेकर जा और रिश्ता पक्का करा। मुझे अभी पंचायत घर के लिए निकलना है। कहते ही भूप सिंह उठ खड़े हुए और मदन को गाड़ी निकालने को कहने लगे। जैसे ही हवेली की गाड़ी छगन के घर आकर रुकी, श्यामा के हाथ वहीं रुक गए। चूल्हे से तवा हटाकर एक तरफ रखा और आंगन में चारपाई बिछाकर दरवाजा खोलने लगी। गाड़ी से शकुंतला को उतरते देख आगे बढ़कर उसके पाँव छूने लगी। प्रणाम जीजी, कहते हुए उसके पैरों को दबाने लगी। कैसी है श्यामा? मालिक की कृपा है, आप भीतर आए। रत्ना मदन से कहकर गाड़ी से सामान उतार कर अंदर रखवा दे। जीजी, आप यहाँ विराजे, कहते हुए श्यामा ने उन्हें चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर बैठते ही शकुंतला इधर उधर देखने लगी। घर का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है श्यामा। धनो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अंदर है, बापू की छाती में गरम तेल मल रही है। अभी बुलाती हूँ। धनो, बाहर आ, देख हवेली से मालकिन आई है। आई अम्मा, कहते हुए धनो बाहर आई। शकुंतला को बैठे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। अरे बिटिया, प्रणाम कर मालकिन को।
श्यामा ने धन्नो को आंखें तरेरते हुए कहा। धन्नो दुपट्टे से हाथ पोंछकर शकुंतला के पैरों को छूने लगी। प्रणाम काकी, धन्नो ने धीरे से कहा। धन्नो का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे ध्यान से देखने लगी। बहुत कमजोर है तू। कोनो बात नहीं, 3 माह की तो बात है। उसके बाद खूब दूध मलाई फल मेवे खाने को मिलेंगे, फिर शरीर भी भर जाएगा। इसी बीच रत्ना और मदन ने गाड़ी से सामान निकालकर शकुंतला के पास चारपाई पर रख दिया। मिठाई और फल के टोकरों के साथ लाल रंग के कपड़े से ढके थाल को देखकर श्यामा की आंखें चुंधियाने लगी। इधर आ, मेरे पास बैठ, धन्नो की तरफ देखते हुए शकुंतला ने कहा। धन्नो घबराते हुए माँ की तरफ देखने लगी। श्यामा ने उसे आंखों के इशारे से वहां बैठने के लिए कहा। धन्नो सिमटी हुई चारपाई के कोने में जाकर बैठ गई। शकुंतला ने थाल से कपड़ा हटाया, लाल रंग के रेशमी डिब्बे से कंगनों की एक जोड़ी निकाली और धन्नो की कलाई में पहना दी और साड़ी उठाकर उसकी झोली में रख दी। साड़ी और कंगनों के भार से धन्नो भीतर और बाहर से दबी जा रही थी। अपनी बेबसी पर उसे रोना आ रहा था। माँ, जो कल तक बापू से राज सिंह के रिश्ते की बात को लेकर उससे झगड़ते हुए कुएं में कूद जाने की बात कर रही थी, आज शकुंतला के लाए हुए तोहफों को देखकर उसकी लार टपक रही थी। श्यामा, आज से 3 महीने के बाद माघ की 14 तारीख को धन्नो और राज सिंह के ब्याह की तारीख निकली है। कमर में लटकाई थैली से कुछ 1000 रुपये निकालकर धन्नो की गोद में रख दिए। धन्नो के लिए कुछ कपड़े बनवा ले, और हाँ, शादी का जोड़ा और धन्नो के लिए दहेज जुटाने की तुझे कोनो जरूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से सब देख लेंगे। जैसी आपकी इच्छा जीजी। मैं जरा चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। उसकी कोनो जरूरत नहीं है श्यामा। फिर धन्नो की तरफ देखकर शकुंतला कहने लगी, आज ही बाजार जाकर अपने लिए अच्छे से जोड़े खरीद ले। आज के बाद से इन फटे पुराने कपड़ों में तुझे नहीं देखूं, समझ गई? श्यामा, तेरी दूसरी लड़की का क्या नाम है उसका? गहना मालकिन, गहना नाम है। गहना? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हाट पर गई है का? नहीं नहीं जीजी, मालिक जब से कहकर गए हैं तब से दोनों छोरियां घर पर ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, किसी सहेली से मिलने चली गई होगी। हमें पहले से पता होता कि आप आज आ रही हैं तो उसे घर से निकलने नहीं देते। कोई बात नहीं, उसके और तेरे लिए कुछ लाए थे। कहते हुए एक थैले से जोड़ा और साड़ी निकालकर श्यामा के हाथों में रख दिया। उसे वहां आए काफी समय हो गया था। जब छगन बाहर नहीं आया तो श्यामा से पूछने लगी, छगन को हमारे आने की खबर नहीं दी? जी, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आए तो मैं छगन को ना बताऊं? भीतर लेटे हुए हैं, आज उनकी तबीयत बहुत खराब है, सारी रात पलक नहीं झपकी है। मालिक कह रहे थे मदन के साथ शहर जाकर छगन को बड़े अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं। वहाँ बड़े डॉक्टर से के इलाज से उनकी हालत संभल जाएगी। पर जीजी, इन छोरियों को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? कहते हुए श्यामा की आंखें नम हो गई। तू ठीक कह रही है श्यामा, 3 3 छोरियों को छोड़कर तू कहाँ उसके साथ शहर में भटकती रहेगी। अगर ठीक होना होगा तो वैद्य जी की दवाई से ही ठीक हो जाएगा। कहकर शकुंतला उठ खड़ी हुई। उसे उठते देख श्यामा इशारे से धन्नो को उन्हें प्रणाम करने को कहने लगी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।